सबसे पहले अनूप शहर को इस चीज की बधाई दूंगा कि आपने महिला और पुरुष का फर्क मिटा दिया। देखिए कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं महिलाएं में, ऊपर देखो महिला का बोर्ड लगा हुआ है। और ये काम सिर्फ अनूप शहर ने कहा। मैं कहूंगा आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार करें। कुछ महिलाएं पत्रकार खेमे में भी बैठी हैं और खुशी की बात यह है असली पत्रकार यही है। किसी भी खबर को जल्दी पहुंचाना हो न्यूज चैनल से भी पहले तो बस एक महिला को बता दो, वो खुद पहुंचा देगी। श्रद्धा शौर्य के बारे में कहा दद्दू ने कि महिला शक्ति हम सब ने देखी महिला शक्ति। जब एक गाय आई तो सब आई भैया, तो महिला शक्ति को नमन है मेरा। बहुत अच्छा। देखो मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली की राजनीति से इस वक्त आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। बड़ी मुश्किल से जेल से छुटवाया उसे हमने। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ एक चिंता का सबब है मेरा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम में अगर शुरुआत हो रही है तो आपकी तालियां जो बजनी चाहिए। आप यकीन मानिए यहाँ पे जो भी कभी बैठा हुआ है सबको सिर्फ ऊर्जा के रूप में आपकी तालियां चाहिए। मैं 4 पंक्तियां देता हूं आप सबको जागृत करने के लिए कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा। दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा। कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। न आहा न वहा न ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। संजय जी हमारे बीच में आ गए हैं। राजस्थान में एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो न जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और प्रताप फौजदार जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में समझ आए विनोद पाल। फिर हमने लिया प्रताप फौजदार, तो कुएं में समझ आए प्रताप फौजदार। फिर मैंने लिया संजय शर्मा, कुआं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गया कि विधायक भाई साहब चक्के इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा को गलतियों के तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में आवाज आई। जब मैंने संजय जी का नाम लिया तो कुएं में आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, प्रताप फौजदार का जवाब हो सकता है, संजय शर्मा जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति। वाह 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 वाह। तो संजय जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा मैंने बोल दिया पैसा। जब ताली बजानी होगी तो इस बात पे भी बजा देंगे, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छा सुन लीजिएगा 4 पंक्ति क्या आपके लिए भाई साहब, आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह है। आदरणीय प्रताप फौजदार दद्दू कहते हैं, संजय जी मैं नहीं कहता, प्रताप फौजदार जी बोलते हैं कि विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां श्रोताओं के मुंह से निकले। वो असली कविता है। मैं कोशिश करता हूँ भाई साहब, मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा और आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेगी कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। यकीन मानो संजय जी मैं दिल्ली से आया हूं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि 3 पंक्तियों पे मैं रुक जाऊंगा, चौथी पंक्ति आप सब बस चौथी पंक्ति समझ जाओ, मैं बोलूंगा नहीं, पर अगर आप चौथी पंक्ति समझ जाओ तो तालियां बजा देना, यहाँ से लेके पीछे तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सब एक बार खुल के तालियां बजा दीजिएगा। भाई साहब आपसे बीजेपी से हाँ बस हाँ तो सुनिएगा, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया?
तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी, समझ जाओ तो तालियां। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं थी जो मोती की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। तालियां खुल के नहीं बजा रहा भाई साहब, मैं बता दूं संजय जी, यकीन मानो मुझे यकीन नहीं हुआ कि केजरीवाल का नाम शराब के साथ जुड़ गया। मुझको क्या किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि उसका नाम शराब के साथ जुड़ गया। फिर मैंने सोचा कि इसको तो खांसी थी जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही थी, फिर इसने ऐसा क्या किया? तब मुझे लगा हाथ ही नहीं केजरीवाल जी का गला भी है। देखो मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करूंगा, मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली की बात आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि सेनापति जितना ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है, महिलाएं बैठी हैं, मैं कविता पढ़ रहा हूं, उनकी चुगलियां शुरू हो गई हैं। कुछ महिलाएं वहीं से बैठे बैठे श्रद्धा सोरे के सूट की बोली लगा रही, ये 1300 का होगा या 1400 का होगा, और एक ऐसी महिला भाई साहब हमें हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। पिछले दिनों में नारनौल में गया हुआ था हरियाणा के में, तो वहां पे सामने एक महिला बैठी हुई भाई साहब मैंने मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, यहाँ तक कि चुटकुला भी सुना दिया, पर अगली मुझे घूर के देखने लगी। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, मैं पैर में पड़ गया, मैं कहा भैया मुझे घूर के क्यों देख रही हो? बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसा ही है, जब ये सास बनते हैं तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग कहा। देखो पुरुषों ने ताली बजा दी भाई साहब। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको ये मतलब भी नहीं कि आज चुटकुला कहाँ खत्म हो गया, इनको इसी में चला गया। इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी भूलना। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में बहू ने रो रो के ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी, कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। भाई साहब बददुआएं कैसी चल रही है संजय जी, आप बददुआएं देखो। एक साधु ने एक बंदे पे एक बददुआ दी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई मिले, दर्द बेचैनी और तन्हाई मिले, जहां मैं तुझे दे रहा हूं दिल से यही बददुआ, जया बच्चन से तुझे लुगाई मिले। तो हमसे ज्यादा तो किसी ने। और भाई साहब मैं तो सच बोलूं, अनूप शहर के सारे लोगों को नमन। अनूप शहर के लोगों का दिमाग देखा मैंने, हमें जिस जगह पर ठहरा रखा था मैं उसके बाहर खड़ा था, मेरे बगल में श्रद्धा सोरे खड़ी थी। जिनको नहीं दिख रहा बता दो, श्रद्धा सोरे वो वाली जो दूसरे चौथे नंबर पर बैठी है, ये मेरे बगल में खड़ी थी। तो विधायक जी एक आदमी अपनी पत्नी की अर्थी को लेके जा रहा था वहां से, तो मेरे बगल में श्रद्धा सोरे खड़ी थी, उसने रोना शुरू किया। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों तुम नस्लों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? तो मेरे बगल में श्रद्धा शौर्य खड़ी थी, तो श्रद्धा शौर्य ने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। संजय जी ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपने रोने के मैटर को बदला। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की कस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? अब पता कौन मेरे मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये बैठा हुआ देखो हमारे बीच में दिनेश देसी जी, मैं इस लड़के की बहुत इज्जत करता हूँ भाई साहब। उसकी इज्जत का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जब ये 12वीं क्लास में था ये लड़के के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब भी लड़कियां कॉलेज के बाहर निकलती थी तो दिनेश देसी उन लड़कियों से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके इलाके में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता था तो दिनेश देसी जी उस लड़के को बहुत मारता था, और फिर लड़की से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। संजय जी फिर इसके 2 महीने बाद इसकी शादी हो गई। सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है
तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा देना, शादी के 12 साल बाद में अपने इसी में चल बैठा। पुलिस वाले भाई साहब, आपके संग पुलिस वाले आए थे, मैं तो बताऊं पुलिस वाले को बता दूं। मैं यहाँ पे भाई साहब दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं यहाँ पे पुलिस थाने में आया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे पेमेंट भी दी। अब मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए, मैंने लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा, तभी पीछे से पुलिस वाले ने मेरी बुद्धि पकड़ ली। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। संजय जी 20,000 में बुलाया था, 1 लाख रुपए में छोड़ा। और तालियां आप अपनी नहीं बजा रहे भाई साहब। मैं बता दूं पुलिस वालों को, एक पुलिस वाला अपने बेटे से बोल रहा था, आज के बाद जब भी अपना नाम बताए तो साथ में बोलियो मैं इंस्पेक्टर संजय सिंह का लड़का हूं। बोल के इंस्पेक्टर साहब निकल गए। घर पे माँ भी बैठी थी। माँ ने बोला बेटे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी बातों से घमंड दिखता है। सिर्फ अपना नाम बोलना, ये नहीं बोलना इंस्पेक्टर विनोद सिंह का लड़का, इंस्पेक्टर संजय सिंह का लड़का, ऐसी बातें नहीं बोलनी। चलो ठीक है। अब कह के चले गए भाई साहब। कुछ दिनों बाद मैं और प्रताप फौजदार जी उसके घर पे गए इंस्पेक्टर के। मैं बैठा हुआ था, लड़का पानी लेके आया। मैंने पूछा भाई तू इंस्पेक्टर संजय सिंह का लड़का है? बोला जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती है पता नहीं क्यों। तो मैं तो बता रहा हूँ भाई साहब हम कहां से आए हैं। अब छोटी सी बात आपके बीच में भाई साहब बता देना चाहता हूँ। देखो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, सब लोग जोर लगा रहे हैं। भाई साहब ने पूरा जोर लगा के लखबीर सिंह लखा को कितने लोग जानते हैं, माता के भजन गाता है वो। भाई साहब ने वो वाला जोर लगाया। लखबीर सिंह लखा ने एक भजन गाया था, बिगड़ी ही मेरी बना। इसके बाद जो लखबीर सिंह लखा ने गाया था वो दम लगाया था, वही दम इन्होंने लगाया। दम कैसा लगा लखबीर सिंह लखा ने, अगर समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। लखबीर सिंह लखा ने क्या बोला, बिगड़ी ही मेरी बना मैया जी। अब उतना जोर लगा ले लेकिन तालियां फिर भी नहीं बजा रहे भाई साहब उस बात को। हाँ तुम्हारा दोबारा कहने के चक्कर में गला फटवा लूं भाई साहब। मैं मुझे लंबा पढ़ना है, मुझे इसके बाद कल भी पढ़ना है। मैं बता दूं, देखो राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे भाई साहब, मुझे बोलने के लिए कहा राहुल गांधी के बारे में बोलना। उसके बारे में बोलना क्या भाई साहब, पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में चला गया भाषण देने। भारत जोड़ो यात्रा के समय पे क्या था, अच्छा भारत जोड़ो यात्रा करता फिर रहा है, जबकि समय उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा भाई साहब। वो आंध्र प्रदेश में चला गया भारत जोड़ो यात्रा में संजय जी, और वो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहा था। इतने में आंध्र प्रदेश की भाषा तो किसी की समझ में नहीं आती। यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी, राहुल गांधी जी जैसी पास आए, महिला ने राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोला, येंडू वरकिने तुम्बा, येंडू वरकिने तुम्बा। तो अगला तो साइड रहते ही स्टेज पे अगला बस बस बस, अब की बार कांग्रेस की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। देखो पंच बहुत बढ़िया, लेकिन तालियां अब भी नहीं बजा रहे भाई साहब, बता दो। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला। बढ़िया। और मैं छोटी सी बात बता दूं भाई साहब, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के, संजय जी ये आज भी यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पे भी होता होगा, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कितने लोग ये प्रथा जानते हैं, एक बार हाथ उठा के बताइए। हाँ तो ये प्रथा है, ये यहाँ पे भी होगी भाई साहब। ये प्रथा वहां पे भी थी भाई साहब। अब अमन रेड्डी जी को खाली छोड़ दो, और यहाँ से एक व्यक्ति, मुझे ये लाल शर्ट वाले भाई साहब का क्या नाम है? हाँ पर नाम बता दो भाई साहब, आने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब, अब लड़की की विदाई का सीन चल रहा है संजय जी। आज भी ये रस्म है, जब भी लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब मैं आपको जो सुना रहा हूं वो कविता में उसे प्रहसन विधि बोलते हैं, एक नाट्य रूपांतर दिख रहा है लड़की की विदाई। ठीक है जी, आप लोग विदाई के सीन में खो जाइएगा। अब दृश्य ये चल रहा है,
लड़की की विदाई होनी है और लड़की का वजन है 150 किलो। जिसने नहीं सुना वो दोबारा से सुनो। लड़की का वजन है 150 किलो। और दूसरी दिक्कत की बात यह है संजय जी, लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है जो लड़की को लेके जाए। लेकिन जिस जगह पे विदाई चल रही है वहां पे 2 लोग हैं, एक तो चौधरी साहब और एक अपने अमनगढ़ साहब, वो वहीं पे खड़े हैं। तो लड़की के बाप ने, अब कोई सगा मामा तो था नहीं, तो लड़की के बाप ने पहले चौधरी साहब से बोला, बेटे चौधरी, बेटे उठा दिया क्या थोड़ी सी बात। तो चौधरी तो वो लड़का है जो 150 किलो की लड़की के संग बचपन से ही रस्सा कूदी खेलता आ रहा है। चौधरी को तो पता है जैसी वो लड़की रस्सा कूदती थी तो जमीन 2 फुट नीचे धस जाती। तो जैसे चौधरी साहब को बोला, चौधरी साहब उठा, तो चौधरी साहब मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकूंगा तो पता, अच्छा कोई बात नहीं बेटे अमन, बेटे उठा दिए जरा। तो अमन इतने भूले, ये 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी का औरत। जैसे इनसे बोला बेटे अमन उठाइए, तो अमन मैं अंकल जी को, मेरे को तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा चल रहा होगा सच में। अब ऐसे में भाई साहब पीछे 40 किलो का व्यक्ति खड़ा, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही। वो पीछे सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कैसा भी काम हो बताना। देखिए ताली बजाना आपकी मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है, बस जहां पे आपको अच्छा लगे बस वहां तालियां बजा देना। मैं जानता हूं मैं इस मंच को खोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग तालियां ना बजाएंगे कोई बात नहीं, बस हंस लेंगे। मेरे को लगेगा मैं अनूप शहर के लोगों को हंसा के आऊं, भाई साहब दिल्ली में जाके जो बात, ठीक है। हालांकि मंच पर भाई साहब प्रताप फौजदार जी भी खड़े, मैं एक तो मतलब पिछले करवा चौथ पर पिटे बहुत थे अपनी पत्नी से प्रताप फौजदार जी, उसका कारण भी बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैं गलत निकलूं तो बता दूं। संजय जी ये दिल्ली के पहले ऐसे कवि हैं जो एक दिन में 3 कवि सम्मेलन करते हैं। एक कवि सम्मेलन, एक दिन में 3 कवि सम्मेलन। और जैसे ही पहला कवि सम्मेलन पढ़ते हैं उससे बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे वाले में चला जाओ, ये वाला हो गया उसमें चला जाओ। अब ये करते जा रहे हैं। अब दिक्कत ये होगी करवा चौथ वाले दिन इनकी पत्नी इनके सामने थाली फिरा दी। अब इन्होंने आधी थाली फिराई थी भाभी जी, इन्होंने बोला यहाँ का हो गया दूसरे में चला जाए। संजय जी थाली क्यों भी नहीं फिरी है, इनके ऊपर सोटे से इन्हें फैला दिया क्या। पर ताली आप अब भी नहीं बचाओगे, मुझे अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों ये इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम है, मैं लड़की की विदाई के बीच में कभी नहीं रुका, लेकिन मैं बता दूं ये इतना ऐतिहासिक मंच है, मैं चाहूं तो 100 परपंच करके आपसे हर बात पे कह के तालियां पिटवा लूं, पर मैं जानता हूं ये ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे हर एक पंच आप सुन चुके हैं, चाहे तालियों को लेकर चाहे किसी को भी लेके। लेकिन बस आपसे एक मनुहार है, एक दिल्ली का एक ऐसा कवि आया है जिसका सीएम जेल से छूट गया है। भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं, मैं ट्रेन में आ रहा था, संजय साहब मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसने बोला भाई साहब, मैंने पहले पूछा भाई साहब आप कहां से, कह रहा झांसी से। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने मुझसे पूछा आप कहां से, मैंने बोला भाई मैं दिल्ली से। संजय जी मैंने दिल्ली सुनते मुझे भूल के देखने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया, तू सुन, वोट मिले थे तो चुना गया है वो, और ऐसी वाली बात नहीं है। मैं आपको सच बताऊं मैं इतना मोटा भी नहीं था यार, मेरे को सब लोग बोलते विनोद भाई तू मोटा हो गया। मैं यकीन मानो मैं तो स्वयं श्रीवास्तव जितना पतला था भाई साहब पहले। वो तो हुआ क्या, हमारे घर में गाय ने बछड़ा दिया, वो बछड़ा मरने की कगार पर पैदा होते के संगी, उसकी बचने की उम्मीद नहीं। मेरी मम्मी ने बोला बेटा जा जानवर के डॉक्टर के पास जा, ये बछड़ा तो बचेगा भी नहीं, जाके उससे दवाई लेके आ। भाई साहब मैं गया, जानवर के डॉक्टर ने मुझे बोला एक सफेद रंग की गोली दी, एक प्लास्टिक का पाइप दिया, बोला ये प्लास्टिक का पाइप लगा के गोली डाल के और फूंक मार दी। संजय जी मैंने ऐसे ही किया, मैंने बछड़े के मुंह में पाइप लगाया, गोली डाली, इससे पहले कि मैं फूंक मारता। और आपके बीच में दिल्ली का ये 200 किलो का सांड आया हुआ कविता सुनाने, और ताली आप अब भी नहीं बजा रहे, मुझे इस बात का दुख। एक 200 किलो की महिला भाई साहब अपने 40 किलो के पति को लेकर गए टैटू वाले के पास,
उसके पास जाकर बोली भैया इसकी वहां पे शेर बनाते हैं। टैटू वाले ने सर से पांव तक देखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फंड वाला नहीं बन सकता, ऐसी लकीर काट दूंगा उसे ही सांप समझ लियो और इसी साल बनवा ले क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। अब यहां से मैं आपको दृश्य देना चाहता हूं, मैं देखिए आप खोल के सुनेंगे। मैं बता दूं, देखो प्रताप फौजदार जी बड़े अच्छे इंसान है भाई साहब। पिछले दिनों ये हॉस्पिटलाइज थे, डॉक्टर रोज आके कहता देखो प्रताप जी अब आपकी एज ज्यादा हो गई है, अब अपने शाम के दोस्त कम करो और सुबह के दोस्त बढ़ाओ। पर अगर आपको लगे ये जवाब सिर्फ प्रताप फौजदार जी दे सकते हो तो मेरे सम्मान में नहीं प्रताप जी के सम्मान में तालियां बजाते। नहीं अभी नहीं, पहले सुन लो भाई। डॉक्टर साहब ने बोला प्रताप जी अब आपकी उम्र हो गई है, अब अपने शाम वाले दोस्त घटाओ, सुबह वाले दोस्त बढ़ाओ। प्रताप जी बोले यार इतनी सुबेरे सुबेरे दारू कौन पिएगा। अब सुनिएगा, मैं यहाँ से लड़की की विदाई करता हूँ। अनुप जी ने मना कर दिया, पीछे 40 किलो का लड़का खड़ा, उसने बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम है क्या। तो अपने संजय जी पीछे खड़े थे, संजय जी ने बोला बेटे यहाँ पे काम नहीं है तो आगे चला जा, काम ही काम है। भाई नेता किसे कहे, जो उस आदमी से वो काम करवा दे जो उसके बस का काम, ये विधायक का काम है। तो इन्होंने बोल दिया, वो 40 किलो का व्यक्ति सबसे कहता हुआ बाबूजी मेरे लायक में काम हो तो बताना, मेरे लायक में काम हो बताना। ये कहते कहते लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप से जैसे उसने बोला बाबूजी मेरे लायक में काम हो तो बताना, अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। तो जब तक उसने संजय जी लड़की देखी नहीं थी, उसका बीपी नॉर्मल था, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी आवाज में हकलापन था। बंसल जी सुनना, जैसे ही उसने लड़की देखी उस 40 किलो के व्यक्ति में हरारत हुई। अंकल जी कहाँ है लड़की, पीछे। अंकल जी अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की बंसल साहब, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आती है। पर अपने बंसल जी आए भाई सब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने बंसल जी आए और उन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा खून। संजय जी उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर वाला चौक। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके करे, ले गया मतलब ये जो अंकल जी टोपी में बैठे यहां तक तो लेके आ गए। कह रहे दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने रवि भैया है, ये रवि शर्मा जो काले कपड़े में बैठे रिपब्लिक के गाजियाबाद में, अब ये आए और इन्होंने गाना गाया भाई साहब मेरी जंग फिल्म का, जीत जाए। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज रवि भैया ना आगे, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखे संजय जी उसका जिंदगी दो कदम पे खत्म है। और आसान के बड़ा तो लड़की का बाप आ गया। अब लड़की का बाप कैसे आप समझते हो ना, लड़की के बाप से पहले तो कई तरह की वो होती है, पहले बहन आती है उसकी बहन जो कि 180 किलो की थी,
उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पे रख दिया जिसमें पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए देख शिक्षा देते हैं हमारे यहाँ पे, बड़ी बहन शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं काटी में दे दूंगा। थोड़ा सा करो तो लड़की का बाप रो रहा, चेयरमैन साहब, लड़की का बाप भावनात्मक। देखिए सब बेटी विदा हो गई, बाप कह रहा हो मेरी फूल सी बेटी। अच्छा जिसने उठा रखी थी फूल सुन के उसका खून सूख गया। कौन सी बेटी? कौन सी बेटी? फूल सी। तेरा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल करने वाले काम कर लाल लाल में दिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ो तो कैसे जिसने उठा रखी थी संजय जी जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े थे, और पत्नी अपने पति को इस हालत में देखे खड़ी है, ये नहीं बचेंगे आज, ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो नहीं तो क्या करूं, तुमने 150 किलो उठा रखा लिया, तुम शहर वाले मिलकर ताली नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा के बता रो क्यों रही है? कह रही रहूं मैं तो क्या करूं, आज यहाँ पे जो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, होना क्या है। ऐसे में भी उसका दिमाग देखना भूला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को संजय शर्मा जी से मिलवा दिया, कहीं ना कहीं तो हम शहर में ब्लॉक पर मुख बना देंगे उसे। थोड़ा सा आगे तो भाई साहब लड़की की बुआ आ गई, जिसने उठा रखी थी उससे भी 4 किलो कम उसकी बुआ से खड़े होकर रोया नहीं जा रहा, तो बुआ जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी थी, और पैर पकड़ के बोले मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी बड़े लाड से पाली है, मैं यही मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। वो बोलना ये हाथ से छूट के तुझ पे गिरती ना तो सच में यही दम कर मर जाए। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक पंडित जी आए, बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट हो गए, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, अब से गेट तक लेकर पहुंच जाओगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ते हैं। अब भाई साहब वो बिल्कुल गेट तक लेकर पहुंच गया, संजय जी बस उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है, लेकिन फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी आई, भाई साहब उसका लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। क्या भैया क्या कर रही है? क्या भैया बुजुर्ग औरत सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ती तो नहीं है। बोला भैया अब गा देंगे अब गा देंगे। अब दादी ने पहले की दादियां एक गाना गाकर लड़की विदा कर देती, वो गाना कौन सा? ओ मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक लेके पहुंच गया। संजय जी उसने डोली वाले कार ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो कह रहा अंकल जी यो गाड़ी नहीं, गाड़ी छोड़ के वो किसी तरीके से छठी गाड़ी तक पहुंचा। उसके ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो कह रहा अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी है। वो दोबारा गाड़ी में लेके आया, लड़की को जैसी गाड़ी में बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल कर निकाल सकते अंकल जी तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकाली गई और लड़की को जेसीबी पे विदा किया। तो लड़की ने जो गाना गाया आप भी वो गाइए, लड़की को विदा कराइए। पालकी पे होके मैं तो अपने बाबू। बस एक गलती जो हमारे भारत से हुई वो क्या हुई संजय जी, अगर आपको लगे पूरा अनुच्छेद बैठा हुआ, बस इस बात पे अपनी मोहर लगा देना हमसे एक गलती क्या हुई। हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, कोई भी बेटी दहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी, किसी भी बेटी का अपमान नहीं होगा, किसी भी बेटी पे हाथ नहीं जलाया जाएगा, किसी भी बेटी को तलाक नहीं मिलेगी।
और जाने से पहले 4 पंक्तियां, अभी जो वेस्ट बंगाल में हुआ आपने देखा, दिल्ली में भी हुआ, लड़की की इज्जत लूटी गई, लेकिन ये शहर के जितने लड़के बैठे हुए हैं, ये 4 पंक्तियां दे के जा रहा हूँ आपको। ये वो 4 पंक्तियां जिसपे मैंने लिखने पे मेरे गुरु ने बोला विनोद कुछ अच्छा हुआ है, मंचों तक फैला इस बात को। जितने हम शहर के लड़के बैठे हुए मैं बतलाना चाहता हूँ, समस्या हर ओर है, मैं समाधान 4 पंक्तियों में देके जा रहा हूँ। सुनिएगा संजय जी, कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। जितने युवा बैठे हुए हैं अनूप शहर के, सब सुनिएगा, कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। बढ़िया। जाने से पहले मैं स्वागत विनोद भैया, एक बार ताली हो जाए विनोद भैया के लिए। मैं जाने से पहले यहाँ मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, हिंदू भाई भी बैठे हैं, मैं सिर्फ अपनी बेटियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। धर्म के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ये 4 पंक्तियां इसलिए कहना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी एक बिटिया के 35 टुकड़े देखे भाई साहब, मैं सिर्फ अपनी बेटियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मुझे किसी धर्म से तकलीफ नहीं है, लेकिन ये 4 पंक्तियां, ये बैठी हुई बेटियां ले लें, मैं अपनी 4 पंक्तियां देकर अपनी जगह पे बैठूंगा। बस ये 4 पंक्तियों से मुझे विदाई दे देना, यहाँ से लेकर वहां तक बैठूंगे सभी लोगों के बीच। और वो सुनना के सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। सुंदर। मैं पहले बोल देना चाहता हूँ भाई साहब, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों को बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा कोई काम ना करे। अगर किसी को भी ऐसा गलत लगे तो गलत ना समझना, मैं अपनी बेटियों को समझा रहा हूँ कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों, ये 4 पंक्तियां याद रखना तुम सदा। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना। रवि सूर्य धन्यवाद। और जाने से पहले संजय जी ये पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि बेटियों की क्या दशा की गई है। बिल्कुल। हमारे यहाँ दिल्ली से सटे हुए खैला में एक माँ ने 4थी बेटी होने पर सिर्फ 6 दिन की बेटी का गला घोट के हत्या कर दी। समाज का कितना प्रेशर है हमारे ऊपर कि उस बेटी की हत्या कर दी उसने, जो सिर्फ 6 दिन की थी, उसकी गला घोट के हत्या कर दी। जब उससे पूछा गया तो उससे बोला समाज के लोगों का बड़ा दबाव था कि लड़का हो जाए। तब ये बोल के अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ, बस ये देख लीजिए कि क्या होगा। हरियाणा में आज भी ये सोच है, और बहुत ठेठ गांव है जहाँ पे ये सोच है। उस सोच के बाद आपको देना चाहता हूँ एक दृश्य दिख रहा हूँ भाई साहब, कि हरियाणा के एक नर्सिंग होम में संजय जी, एक माँ बैठी हुई है, बगल में उसका बेटा बैठा हुआ है, और उस बेटे की पत्नी किसी भी पल अंदर एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो बाहर जो माँ बैठी हुई है, जो सास बैठी हुई है उस औरत की, वो कह रही है, हे प्रभु अब की बार पोता देना, हे प्रभु अब की बार लड़का देना, हे प्रभु अब की बार वंश चलाने वाला देना। तो बगल में बैठे हुए बेटे ने पूछा, माँ अगर बेटी हो जाएगी तो क्या वंश का नाम रोशन नहीं होगा? तो माँ ने बोला, बेटे बेटियों से वंश का नाम नहीं चलता, बेटों से वंश का नाम चलता है। ये हरियाणा की सोच बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। उस नर्सिंग होम में एक टीवी चल रहा था, उसके आगे सुनना, मैं सिर्फ हरियाणा की सोच बता रहा हूँ। बेटे ने बोला, माँ अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो क्या वंश का नाम रोशन नहीं होगा? माँ बोली, बेटे बेटी से वंश का नाम नहीं चलता, बेटों से वंश का नाम चलता है। तभी टीवी पर एक न्यूज फ्लैश हुई, मनु भाकर ने 2 पदक जीत के हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, हरियाणा का नाम रोशन। धन्यवाद साहब, आपने जितना सुना, जितना प्यार किया। बस जाने से पहले एक चीज और बोलकर जाना चाहूंगा अपनी जगह पे। और ये पंक्तियां मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि संजय जी सामने बैठे हैं, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। सुनार शहर वालों, ये 4 पंक्तियां आपको देके जाओ कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता, उसका एक ही बार बहुत अच्छा है। और वो जो देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता, कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा। वाह वाह।